और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार की विमान हादसे में हुई मौत की जांच कराने की मांग को लेकर उनके भतीजे रोहित पवार लगातार एक्शन में हैं। आज रोहित पवार बारामती थाने में डीजीसीए के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में बारामती के लोग भी मौजूद हैं। थाने के बाहर खूब हंगामा हो रहा है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में अजीत पवार के साथ उनके समर्थन में उनके लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। और वो अजीत पवार जिस तरह विमान हादसे में उनकी मौत हुई, उस हादसे की जांच की मांग कर रहे हैं। रोहित पवार लगातार उस हादसे को लेकर सवाल खड़े करते रहे हैं और अब वो शिकायत दर्ज करवाने थाने पहुंचे हैं। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। केस दर्ज करने की मांग को लेकर रोहित पवार यहाँ थाने पहुंचे हैं और बारामती से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। रोहित पवार के साथ 26 जनवरी को जो हादसा हुआ, 28 जनवरी को माफ कीजिएगा, जो हादसा हुआ था, उस हादसे में अजीत पवार की मौत हो गई थी और उस हादसे को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं रोहित पवार। उनका कहना है कि जिस तरह से ब्लैक बॉक्स नष्ट हुआ, जिस तरह से यह हादसा हुआ, हादसे से पहले विमान में जिस तरह से फ्यूल की टंकियां रखी हुई थी, उसको लेकर भी वो सवाल उठा रहे हैं। भारी बक्से रखे हुए थे और ऐसे में अब थाने के बाहर ये हंगामा भी जारी है। बारामती से बड़ी संख्या में जो अजीत पवार के समर्थक थे वो यहां पहुंचे हैं। बेहद गमगीन उस वक्त वो माहौल था जब अजीत पवार के हादसे में मौत की खबर आई थी और अब थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा भी हो रहा है। केस दर्ज करने की मांग को लेकर रोहित पवार पहुंचे हैं, शिकायत दी है डीजीसीए के खिलाफ। ये 3 तस्वीरें अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्या हुआ था, उसे बयां करती है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एनसीईआरटी किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं, ये कहना है एनसीईआरटी का। भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, हम सिर्फ माफी पर जाने नहीं दे सकते हैं, ये सीजेआई का कहना है। अधिकारियों को सिर्फ माफी काफी नहीं, चैप्टर को हटाना काफी नहीं है, बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए। भ्रष्ट न्यायपालिका ये चैप्टर था, इसको लेकर विवाद हुआ और अब एनसीईआरटी ने कहा कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं, भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। जबकि सीजेआई का कहना है कि सिर्फ माफी ही काफी नहीं है, चैप्टर को हटाना काफी नहीं है, बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए। और 3 जजेस की ये बेंच है जो सुनवाई कर रही है इस पूरे मामले की। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, हम खेद व्यक्त करते हैं। एनसीईआरटी का कहना है चैप्टर हटा दिया गया है और साथ ही अगले आदेश तक किताब के वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ये प्लानिंग के तहत कदम उठाया गया, ये कहना है सीजेआई का। ये जो कुछ हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, ये पूरा प्लानिंग के तहत उठाया गया कदम था और बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए। भ्रष्ट न्यायपालिका इस तरह का चैप्टर पढ़ाकर, चैप्टर बुक्स में ऐड करके क्या साबित करना चाहते थे। जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक सुनवाई जारी रहेगी। हम सिर्फ माफी पर जाने नहीं दे सकते हैं। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई जारी है। अधिकारियों को सिर्फ माफी काफी नहीं है, चैप्टर को हटाना काफी नहीं है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, यहाँ पर काफी सख्त नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ये जिस तरीके से किताब जो छपी है, ये एक योजनाबद्ध तरीके से जो है ऐसा लग रहा है छापी गई है। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, हम उनका भी नाम जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि अभी हम इस मामले की सुनवाई बंद नहीं कर रहे हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर ये जो एनसीईआरटी कह रहा है कि गलती हुई है और हम माफी मांगते हैं, इससे मामला खत्म नहीं होगा। और अब जो है कोर्ट मुख्य न्यायाधीश है वो आदेश लिखवा रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि व्यवस्था की 3 अंग है, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। लोकतंत्र के सुचारू रूप से काम करने के लिए ये तीनों ही जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है साफ तौर पर यह कह रहा है कि जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे ये मामला चलता रहेगा। ये मामला हम बंद करने नहीं जा रहे हैं कि हमें पता करना है कि इसके पीछे कौन कौन है। इससे पहले एनसीईआरटी ने कल देर शाम में एक रिलीज जारी कर माफी मांगी थी, ये खेद व्यक्त किया था और कहा था कि जो भी इससे जुड़ी हुई जो किताबें हैं कक्षा 8 की, जिसमें ये जुडिशरी के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ चैप्टर है, उस
को हम विड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट से हटा रहे हैं। और आज जब मामले पर सुनवाई हुई है तो कोर्ट रूम में भी एनसीईआरटी के जो वकील थे उन्होंने एनसीईआरटी की तरफ से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है और फिलहाल आदेश लिखवाया जा रहा है। इस सबके बीच में मुख्य न्यायाधीश की एक और टिप्पणी आई है जो आदेश में उन्होंने लिखवाई है कि हमें एक अखबार से एनसीईआरटी की किताब में लिखे गए अंश का पता चला, हमें इससे आघात पहुंचा है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी में जिस तरह से इस चैप्टर को शामिल किया गया उससे अपनी नाराजगी जता रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां दो पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहां भट्टा बस्ती इलाके में दो युवकों पर तलवार और डंडों से जानलेवा हमला किया गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 6 बदमाश बाइक से लड़कों का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही सभी हमलावर युवकों पर टूट पड़ते हैं। वो तलवार और डंडों से हमला शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए दोनों युवक पास के एक घर में घुस जाते हैं। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना 24 फरवरी की है, लेकिन अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हमले में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट पर हुआ। हादसे के वक्त थार की रफ्तार काफी तेज थी। दोनों ही युवक नमाज पढ़कर बाइक पर किसी काम से जा रहे थे, तभी थार के ड्राइवर ने पीछे से उसमें टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों ही गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अपनी युद्ध क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। इस दौरान हवा और जमीन दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन को जवाब देने की तैयारियों को दिखाया गया। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने इस कार्यक्रम में आधुनिक हथियारों और रणनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भैरव कमांडो की तेज और सटीक कार्रवाई ने सभी का ध्यान खींचा। कमांडो यूनिट ने दुश्मन के ठिकानों पर हमले और बचाव की रणनीति का प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कार्यक्रम में एंटी ड्रोन सिस्टम की क्षमताएं भी दिखाई गई, जो आधुनिक युद्ध में ड्रोन खतरों से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही अत्याधुनिक टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों की ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास का मकसद ये दिखाना था कि सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे खतरा जमीन से हो या आसमान से हो। पठानकोट का ये कार्यक्रम सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी क्षमताओं को दिखाता है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। हवा और जमीन से दुश्मन को जवाब देने की तैयारी, ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए भी यहाँ पर तैयारी की गई थी। भारत कमांडो को अभ्यास करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हवा में दुश्मन को जवाब देने की तैयारी, क्योंकि जब आगे युद्ध के खतरे को देखते हुए ड्रोन भी एक बड़ा हथियार दुश्मन इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसे ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने के लिए ही एंटी ड्रोन सिस्टम का अभ्यास भी यहाँ पर किया गया। ये तस्वीरें बता रही है कि हमारे जवान किस तरह तैयार हैं। ये पठानकोट का एक कार्यक्रम सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी क्षमताओं को दिखाता है। तो सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो खतरा जमीन से हो या आसमान से हो। साइबर सिटी गुरुग्राम में एक भयानक एक्सीडेंट का वीडियो सामने आया है। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर रेड लाइट पर खड़ी एक बाइक पर पीछे से आई कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बुरी तरह से घायल हो गया। ये हादसा आगे खड़ी कार के बैक साइड डैश कैम में रिकॉर्ड हो गया। इसमें दिख रहा है कि बाइक पर सवार 2 लोग गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर जा रहे हैं, तभी आगे रेड लाइट होने पर बाइक सवार ने बाइक रोक दी।
एक गाड़ी उनके आगे थी जिसमें बैक डैश कैम लगा हुआ था। इस बीच पीछे से तेज रफ्तार से आ रही एक इनोवा गाड़ी जिसके ड्राइवर का ध्यान कहीं और था, उसने बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों बाइक सवार हवा में उछलकर गिर पड़े। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा घायल है। बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। आगे खड़ी डैश कैम वाली गाड़ी में भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मतलब अगर मैं ही हूँ, मेरे को 10 पेपर मैंने कर। तो मुंबई में कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हो रहा है। मारपीट महिला यात्रियों ने की। दरअसल कल्याण रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में जबरदस्त भीड़ थी। गेट तक महिला यात्री ठसाठस भरी हुई थी, पैर रखने तक की भी जगह नहीं थी। इस बीच एक लड़की ने डिब्बे में घुसने की कोशिश की तो उसकी दूसरी महिला यात्रियों के साथ बहस हो गई। प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिलाओं ने उसे डिब्बे से बाहर खींच लिया और धकेल दिया। युवती भी नाराज हुई, लेकिन वो दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगी। वहां जगह नहीं मिलने पर वो फिर उसी डिब्बे में सवार होने लगी। इस पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला यात्रियों ने उसके बाल पकड़कर बाहर खींचे और मारपीट भी की। जबरन डिब्बे से बाहर निकालने पर विवाद बढ़ गया। इस पूरी घटना का वीडियो कुछ यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला यात्रियों की दबंगई साफ तौर पर देखी जा रही है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। ट्रक एक फैक्ट्री से सामान उतारकर वापस लौट रहा था, तभी पड़कीडीह सुहेला मार्ग पर रफ्तार तेज होने की वजह से ड्राइवर ने उस पर नियंत्रण खो दिया। तेज रफ्तार ट्रक सीधे बिजली के खंभे से जा भिड़ा। टक्कर के बाद खंभे में शॉर्ट सर्किट हुई और ट्रक में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि ड्राइवर ट्रक से उतर गया और उसकी जान बच गई। ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में आधी रात को भीषण आग लग गई। आग एक कॉटन फैक्ट्री में लगी। फैक्ट्री में कपड़े होने की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग ने किस तरह पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है। फैक्ट्री आग की लपटों में घिरी हुई है। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, इमरजेंसी कमांड की टीम पहुंचती है। आग पूरी फैक्ट्री में लगी हुई है। इसकी वजह से फायर ब्रिगेड की कई टीम मौके पर आग पर काबू पाने के लिए जुट जाती हैं। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आते हैं। अभी तक इस पर काबू नहीं पाया गया। ग्रेटर नोएडा में नितिन हत्याकांड के बाद पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने बीती रात 2 और आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इकोटेक 1 थाना पुलिस और स्वाट के साथ हुई इस मुठभेड़ में दोनों ही आरोपियों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ देर रात इमलिया कट पर हुई, जब इकोटेक 1 पुलिस बैरियर लगाकर गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक कार में 2 संदिग्ध लोग नजर आए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन वो नहीं रुके और गाड़ी भगा दी। पुलिस ने पीछा किया तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ही आरोपियों को गोली लगी। आरोपियों की पहचान बुलंदशहर के जहांगीरपुर के सचिन और लुक्सर के रहने वाले विपिन के तौर पर हुई है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। इस हत्याकांड में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मामूली सी बात में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। यहां के मुसहलपुर में अपराधियों ने प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उनके भाई आकाश गंभीर रूप से घायल है। बताया गया कि मुसलपुर हाट में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्याज कारोबारी सोनू के कान के पास गोली लगी, जिसमें वो मौके पर ही गिर पड़े। वहीं उनके भाई आकाश को पीछे की ओर गोली लगी है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सोनू को मृत घोषित कर दिया। आकाश का इलाज जारी है। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस फुटेज को भी अब खंगाला जा रहा है। देश भर में चाइनीज मांझे से हो रहे हादसे के बीच एक ऐसा ही वीडियो चौंकाने वाला मामला लखनऊ सामने आया, जहां पर 2 अलग अलग जगहों पर मांझे की चपेट में आकर 2 लोग जख्मी हो गए।
पहली घटना हुई हुसैनगंज क्षेत्र के डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज पर, जहां स्कूटी सवार एक लड़की चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। मांझा गर्दन की ओर आया, जिसे हटाने की कोशिश में उसके हाथ में गहरा जख्म हो गया। घायल लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी घटना चरक चौराहे पुल पर हुई, जहां किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता भी मांझे की चपेट में आ गए। उनके नाक और कान में चोट आई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बात कर रहे थे राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां दो पक्षों के लोगों ने एक दूसरे की जमकर पिटाई कर दी। इस मारपीट में कुछ लोग बुरी तरह से घायल हो गए। वहां भट्टा बस्ती इलाके में दो युवकों पर तलवार और डंडों से जानलेवा हमला किया गया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि 6 बदमाश बाइक से लड़कों का पीछा करते हैं और मौका मिलते ही सभी हमलावर युवकों पर टूट पड़ते हैं। वो तलवार और डंडों से हमला शुरू कर देते हैं। जान बचाने के लिए दोनों युवक पास के एक घर में घुस जाते हैं। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि घटना 24 फरवरी की है, लेकिन अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस हमले में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं चंडीगढ़ की, जहां देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। एक तेज रफ्तार थार गाड़ी ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड लाइट पॉइंट पर हुआ। हादसे के वक्त थार की रफ्तार काफी तेज थी। दोनों ही युवक नमाज पढ़कर बाइक पर किसी काम से जा रहे थे, तभी थार के ड्राइवर ने पीछे से उसमें टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों ही गाड़ियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के पठानकोट में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने अपनी युद्ध क्षमता का भव्य प्रदर्शन किया। इस दौरान हवा और जमीन दोनों ही मोर्चों पर दुश्मन को जवाब देने की तैयारियों को दिखाया गया। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने इस कार्यक्रम में आधुनिक हथियारों और रणनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन किया। इस युद्ध अभ्यास के दौरान भैरव कमांडो की तेज और सटीक कार्रवाई ने सभी का ध्यान खींचा। कमांडो यूनिट ने दुश्मन के ठिकानों पर हमले और बचाव की रणनीति का प्रदर्शन किया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कार्यक्रम में एंटी ड्रोन सिस्टम की क्षमताएं भी दिखाई गई, जो आधुनिक युद्ध में ड्रोन खतरों से निपटने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही अत्याधुनिक टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों की ताकत का भी प्रदर्शन किया गया। इस अभ्यास का मकसद ये दिखाना था कि सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे खतरा जमीन से हो या आसमान से हो। पठानकोट का ये कार्यक्रम सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी क्षमताओं को दिखाता है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। हवा और जमीन से दुश्मन को जवाब देने की तैयारी, ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए भी यहाँ पर तैयारी की गई थी। भैरव कमांडो को अभ्यास करते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। हवा में दुश्मन को जवाब देने की तैयारी, क्योंकि जब आगे युद्ध के खतरे को देखते हुए ड्रोन भी एक बड़ा हथियार दुश्मन इस्तेमाल कर सकता है, और ऐसे ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करने के लिए ही एंटी ड्रोन सिस्टम का अभ्यास भी यहाँ पर किया गया। ये तस्वीरें बता रही है कि हमारे जवान किस तरह तैयार हैं। ये पठानकोट का एक कार्यक्रम सेना की आधुनिक रणनीति और तकनीकी क्षमताओं को दिखाता है। तो सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है, चाहे वो खतरा जमीन से हो या आसमान से हो। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के पटना में होली से पहले बड़ी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई, तो वहीं गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग के दौरान एक कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली है। पुलिस के मुताबिक उस कार से 16 कार्टन यानी कुल 768 बोतल विदेशी शराब की बरामद की गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कार में सवार एक आरोपी को मौके से अरेस्ट कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि शराब कहां से लाई गई थी और कहां सप्लाई की जानी थी। पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। बिहार में पूरी शराबबंदी लागू है, ऐसे में इस तरह की तस्करी पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीईआरटी की किताब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जहां एनसीईआरटी ने कहा हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं, हम सिर्फ माफी पर जाने नहीं दे सकते हैं, ये कहना है सीजेआई का। कहा कि चैप्टर को हटाना काफी नहीं है,
जब तक संतुष्ट नहीं रहेंगे तब तक सुनवाई जारी रहेगी। हमें पता करना है कि इसके पीछे कौन है, क्योंकि ये प्री प्लान नजर आ रहा है। सोच समझकर न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया। इस किताब को बच्चों तक जाने देना गलत होगा। हम सही मंशा से की गई आलोचना को रोकना नहीं चाहते। न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनसीईआरटी की ओर से पहले कहा गया कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। हमने उस चैप्टर को हटा दिया है और किताब को भी अगले आदेश तक उसके वितरण पर रोक लगा दी है। लेकिन आज की सुनवाई में सीजेआई ने काफी सख्त रुख दिखाया है और कहा है कि माफी काफी नहीं है। हम ऐसे ही इस पूरे मामले को जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ये सोच समझकर न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया है और इस किताब को बच्चों तक जाने देना गलत होगा। जब तक अदालत संतुष्ट नहीं होती है तब तक ये सुनवाई जारी रहेगी। और 3 जजेस की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है। हमें इस चैप्टर से आघात हुआ है, ये बात कोर्ट की ओर से साफ कर दी गई है। हम सही मंशा से की गई आलोचना को रोकना नहीं चाहते, लेकिन ये जानबूझकर उठाया गया कदम नजर आता है। एनसीईआरटी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। एनसीईआरटी कह रहा है कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। चैप्टर को हटाना काफी नहीं है, ये कहना है सीजेआई का। सुप्रीम कोर्ट ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है शिक्षा सचिव और एनसीईआरटी को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किताब की सभी कॉपी हटाई जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सोच समझकर न्यायपालिका की गरिमा को नुकसान पहुंचाया गया। हम सही मंशा से की गई आलोचना को नहीं रोकना चाहते, लेकिन न्यायपालिका की गरिमा को बनाए रखना जरूरी है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब तक अदालत संतुष्ट नहीं होगी तब तक सुनवाई जारी रहेगी। कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है एनसीईआरटी और शिक्षा सचिव को। किताब की सभी कॉपीज को हटा दिया जाए। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां एक बेकाबू पिकअप खाई में जा गिरी। दिल दहला देने वाला यह हादसा कापू और धर्मजयगढ़ इलाके के बीच हुआ। इसमें एक पिकअप खाई में गिर गई। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक इस पिकअप में 35 लोग सवार थे, जो सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जो साइड पोड़ी ये लोग जा रहे थे, तभी ये पिकअप रास्ते में खाई में जा गिरी। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मची। वहां मौजूद लोग जल्दी से घायलों की मदद करने में जुट गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक अस्पताल की तस्वीर आप देख रहे हैं और एक जहां पर यह हादसा हुआ वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। पिकअप बेकाबू होकर चलाई जा रही थी और ऐसे में ये पिकअप खाई में जा गिरती है। लोगों में चीख पुकार मच जाती है, लोग घायल होते हैं और 2 की मौत हो गई। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल की, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में ही तबाह कर दिया। जहां कर्ज के बोझ से टूट चुके एक पिता ने अपनी बेटी और पत्नी समेत जहर खा लिया, जिसमें बेटी और पिता की मौत हो गई, लेकिन मां अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो बच्ची से एडमिट हुई थी, बच्ची की 1 से 1.5 घंटे बाद ही वो मौत हो गई थी। और जो उनके फादर थे, फादर आज ही शाम 5 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई है। और जो उसके मदर है, मदर भी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। बताया जा रहा है कि मृतक शंकरलाल गुप्ता को ऑनलाइन गेमिंग का शौक था, लेकिन इसी शौक ने उसे लाखों का कर्जदार बना दिया, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार समेत आत्महत्या का मन बनाया और कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर न केवल खुद पिया, बल्कि अपनी पत्नी राजकुमारी और 16 साल की बेटी स्वाति को भी पिला दिया। मृतक का एक बेटा भी है, लेकिन घटना के वक्त वो घर पर नहीं था, इसलिए वो हादसे का शिकार होने से बच गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए थे, उन्होंने उनको स्वयं को पिया, अपनी पत्नी को पिलाया और बेटी को पिलाया। उनका एक बेटा भी उस समय घर पे नहीं था। उन 3 लोगों ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी, उनको उल्टियाँ होने लगी, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। बताया जा रहा है कि शंकरलाल गुप्ता ऑनलाइन एविएटर गेम खेलता था और इस गेम में पैसा लगाकर किस्मत आजमाने की कोशिश करता था। इसी दौरान वो लगभग 4 लाख रुपए हार गया और बाजार में कर्ज भी बढ़ता चला गया। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर
उसने यह खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। मेरठ में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी और वीडियो बनाकर पत्नी को भी जान से मारने की धमकी दे डाली। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत है। बताया जा रहा है कि आरोपी की पत्नी अपने प्रेमी सुरेंद्र के साथ रह रही थी और यही बात आरोपी को परेशान कर रही थी। कल बहसूमा थाना क्षेत्र के रामराज कस्बे में दिन दहाड़े आरोपी ने 28 साल के सुरेंद्र को 4 गोलियां मारी और फरार हो गया। पुलिस जब मौके पर पहुंचकर सुरेंद्र को अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुरेंद्र की हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपी ने एक वीडियो भी बनाया और अपना जुर्म कबूल करते हुए पत्नी की हत्या का भी ऐलान कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग के कारण की गई है। इलाके के सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जल्दी ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वह घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया उपचार हेतु, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसमें पूछताछ करने पर इस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र उर्फ सुनील मालूम चला है, जो कि रामराज का ही रहने वाला है। और इसमें परिवार द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें सुसंगत धाराओं में, कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। वह इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच फुल ड्रामा देखने को मिला, जहां दिल्ली पुलिस कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर शिमला से दिल्ली ला रही थी। तभी हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को धर लिया। यार तो आपने की 8-11 पे ना सर, एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें शिमला से लेकर दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया और कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए एफआईआर दर्ज कर दी। मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला कि आपने बोला क्या रहे हो आप? हिमाचल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे से दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच ये नोकझोंक होती रही। इस स्टेट में होते हैं, स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, कन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती है। बैठ करके बात की जा सकती है और जिस तरह से यह किया जाए, कुछ 6 अधिकारी जो इशारे पर नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें भारतीय यूथ कांग्रेस के कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें एक नाम आईवाईसी के अध्यक्ष उदय भानु चिपका भी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे गहरी साजिश के ठोस सबूत मिले हैं। इसी के तहत करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में 3 व्यक्तियों को जबरन उठाकर ला रहे थे, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने रोक दिया। हिमाचल पुलिस का आरोप है कि उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने हिमाचल पुलिस को सूचना दी थी। यूपी के बहराइच में दिल को दहला देने वाली एक घटना हुई। यहां एक शादी समारोह में शामिल होने आए युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। जिस कुल्हाड़ी से हमला किया गया वो कुल्हाड़ी युवक के सिर में ही फंसी रह गई। बताया जा रहा है कि कृष्ण कुमार एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। कुछ अज्ञात हमलावरों ने कृष्ण कुमार के ऊपर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला बोल दिया। यह हमला इतना बर्बर था कि जिस कुल्हाड़ी से युवक के सिर पर हमला किया गया वो उसके सिर में ही फंसी रह गई। तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि हम उन्हें आपको साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। ये मेट्रो होने से पहले मैंने हैंड सेट किया है, एक अपने गांव का आदमी है और जिसका पूरन वर्मा नाम है, उससे मैंने हैंड सेट किया है। जस्ट फ्यू मिनट्स लेकर राजेंद्र कुमार से और समथिंग 2 मिनट्स आफ्टर मुझे लगा ऐसा कि करंट लगने में गिर गया। जब युवक को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक इलाज देकर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसके सर में एक बोन डीप कुल्हाड़ी फंसी हुई तो उसको फर्स्ट एड कर दिया गया है तथा उसको लखनऊ
रामन मोहन लोहिया या ट्रामा सेंटर के लिए भेज दिया गया है। अभी उसकी स्थिति गंभीर है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसके मुताबिक यह युवक जब शादी समारोह से लौट रहा था तब उस पर यह जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि अपने गांव के कुछ लोगों से उसकी रंजिश चल रही थी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। यह पूरा मामला बहराइच के पयागपुर थाना इलाके के मोहनपुर माफी गांव का बताया जा रहा है। पीड़ित का इलाज चल रहा है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। राजस्थान के बीकानेर की बात करते हैं, जहां दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक सरकारी स्कूल में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल के मासूम पर हमला कर दिया। बच्चे के सिर का ऊपरी हिस्सा काट दिया, न कान छोड़ा न पैर। आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल के मासूम को जिस तरह से नौच खाया उसकी तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। सोचिए, बच्चा चीखता रहा और कुत्ते उसे खाते रहे और किसी को उसकी चीख तक सुनाई नहीं दी। हैरानी की बात यह है कि यह सब स्कूल में हुआ जहां रामू पहली बार पढ़ने गया था, लेकिन जो उसके साथ आवारा कुत्तों ने किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बताया जा रहा है कि स्कूल का गेट खुला था और बच्चा क्लास के बाहर खड़ा था, तभी कुत्तों का झुंड स्कूल में घुस आया और मासूम पर झपट पड़ा। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। घायल बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल बीकानेर में भर्ती करवाया गया है, जहां डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। वहीं आवारा आतंक को लेकर अभिभावकों में गुस्सा है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लोग डर के साए में जी रहे हैं। ये डर किसी अपराधी का नहीं बल्कि उन आवारा कुत्तों का है जिन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों का जीना मुहाल कर दिया है। क्योंकि श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी वाले इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मासूम बच्चे पर मोहल्ले के आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। यह हमला इतना खतरनाक था कि कुत्ते बच्चे का कान खा गए। गनीमत ये रही कि उसी वक्त लोगों ने आकर कुत्ते को भगा दिया, जिससे मासूम की जान बच गई। लेकिन कुत्तों के हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बच्चे का इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में लंबे समय से आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी हुई है। हर गली में कुत्तों का झुंड एक्टिव रहता है। कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के राजसमंद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक और युवती ने फांसी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोनों के शव एक पेड़ से लटके हुए मिले। बताया जा रहा है कि एक प्रेमी युगल एक बाइक पर निकला था, जहां सापोल गांव के पास दोनों ने एक पेड़ पर रस्सी का फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली। पुलिस को घटनास्थल के पास वो बाइक मिली जिससे दोनों आए थे। वहीं पुलिस को एक बैग मिला जिसमें कई जहरीली दवाइयां रखी थी। हालांकि दोनों ने आत्महत्या क्यों की इसका पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। युवक की पहचान चित्तौड़गढ़ जिले के आरणी गांव के युवक के रूप में हुई है। वहीं युवती भी उसी क्षेत्र की बताई जा रही है। दोनों पक्षों की तरफ से आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस इसके अलावा और कई एंगल से मामले की जांच में जुटी है। और बड़ी खबर का रुख करें, किताब विवाद पर एनसीईआरटी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, कड़ी फटकार लगाई है। एनसीईआरटी के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिक्षा सचिव को भी नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मामले में 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनसीईआरटी को कड़ी फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। सभी किताबें हटा दी जाए, जो ऑनलाइन पीडीएफ अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसे भी हटा दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। न्यायपालिका की गरिमा को भी बनाए रखना होगा। और इससे पहले एनसीईआरटी ने कहा था कि हम बिना शर्त माफी मांग रहे हैं। किताबों को भी अगले आदेश तक उसके वितरण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे ये सुनवाई चलती रहेगी। निपुण सहगल मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं। निपुण, बताएं क्या कुछ हुआ कोर्ट में और कोर्ट ने क्या कहा है?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जो माफीनामा था एनसीईआरटी का, उसको स्वीकार करने से मना किया है और कहा है कि हमें ये जानना है कि इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, क्योंकि ये सही मंशा से लिखी हुई बातें नहीं लगती हैं। ऐसा लगता है कि सोच समझकर, जानबूझकर बच्चों के दिमाग में गलत बातें डालने के लिए और उसे पूरे समाज तक फैलाने के लिए ये सब कुछ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रेस रिलीज में क्या कहा गया है उससे हमें सरोकार नहीं। हमने आधिकारिक रूप से अपने सेक्रेटरी जनरल को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनसे कहा था कि आप पता लगाइए कि कैसी किताब है, क्या किताब में लिखा गया है। जब उन्होंने पत्राचार किया, चिट्ठी लिखी एनसीईआरटी के निदेशक को, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अपने आप में अवमाननापूर्ण है। उस जवाब में उन्होंने किताब के उस अंश का बचाव किया और उसे सही बताया। ऐसे में इस माफीनामे का क्या मतलब रह जाता है जब आधिकारिक पत्राचार में ऐसी बात की गई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में मौजूद थे, उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बेहतर माफीनामा पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सारी बातें सही है, सबसे पहले किताब को वापस लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में भी ऑनलाइन जहां पर वो उपलब्ध है वहां से भी उसे वापस लीजिए। 11 मार्च को हम सुनवाई करेंगे, हम कारण बताओ नोटिस जारी कर रहे हैं एनसीईआरटी के निदेशक को और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी को, वो बताएं हमें, हम जानना चाहते हैं कि कौन अधिकारी इसके पीछे शामिल थे, क्योंकि ये सीधे सीधे आपराधिक अवमानना का मामला लगता है अगर इसे जानबूझकर किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हमें तसल्ली नहीं होगी तब तक ये सुनवाई बंद नहीं की जाएगी। सिर्फ किताब वापस लेना या माफीनामा देना पर्याप्त नहीं है। 11 मार्च को मामले की अगली सुनवाई होगी। निपुण, ये बताएं कि ये क्या दिखाता है कि एक तरफ तो जो आधिकारिक जवाब आता है उसमें उस बुक के उस हिस्से को डिफेंड करने की कोशिश की जाती है, एक तरफ शिक्षा मंत्रालय बिना शर्त के माफी मांग रहा है, ये क्या है? देखिए, ये यही दिखाया जाता है कि जब ये पत्राचार किया गया था, सेक्रेटरी जनरल ने जब पूछा था, तब एनसीईआरटी को यह जानकारी शायद नहीं रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। तब उन्होंने एक जो है रूटीन जवाब दे दिया और कहा किताब में सारी बातें अच्छी हैं, जिसको निश्चित रूप से जजों ने ठीक तरह से नहीं देखा। कल जब ये बात जानकारी में आई कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, इसे बहुत सख्ती से देख रहा है और सुनवाई करेगा, उसके बाद ये प्रेस रिलीज आया है। उसमें माफी की बात भी कही गई है, किताब वापस लेने की भी बात कही गई थी, लेकिन जैसा कहा जाता है कि तब तक नदी में काफी पानी बह चुका था और ये माफीनामा अब कोर्ट को पर्याप्त नहीं लग रहा है। कोर्ट ये जानना चाहता है कि कौन लोग हैं इसके पीछे, किन लोगों के चलते ये इस तरह का अंश किताब में आया है। बिल्कुल। अब निपुण, अब आगे क्या कुछ हो सकता है, किस तरह से अब ये पूरी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे तब तक ये सुनवाई तो चलती ही रहेगी। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जो माफीनामा दिया गया है वो पर्याप्त नहीं है, हम बेहतर माफीनामा बिना शर्त माफी मांगते हुए कोर्ट में पेश करेंगे और उसका सार्वजनिक प्रकाशन भी करवाएंगे। एनसीईआरटी करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन करेगा, सार्वजनिक प्रकाशन होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहता है कि इस अध्याय को रखने से पहले जो मीटिंग्स हुई, जो प्रक्रिया हुई, उसका ब्यौरा दिया जाए ताकि यह पता चल सके कि कौन लोग इसके पीछे शामिल थे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भविष्य में इस माफीनामे को स्वीकार कर ले और आगे के लिए वर्ड ऑफ कॉशन देते हुए, यानी कि चेतावनी देते हुए मामले को बंद कर दे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सारे अधिकारी छूट जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है। शायद संभवतः व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को बुलाया जाएगा यहाँ पर और उनसे माफीनामा लिया जाएगा, पर 11 मार्च को ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है और इस बीच एनसीईआरटी की तरफ से क्या क्या किया जाता है वो तो सार्वजनिक रूप से हमें दिखता ही रहेगा। ऑनलाइन पीडीएफ को लेकर भी कहा गया है कि किताबों के वितरण पर तो अगले आदेश तक रोक लगाने की बात एनसीईआरटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कही गई है, लेकिन जो ऑनलाइन पीडीएफ है उसे भी हटाने की बात कह दी गई है, यानी कि हर तरह से किताब का वो जो हिस्सा है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट इस कदर नाराज हुआ है, जो गरिमा पर सवाल खड़े करता है, उस हिस्से को हटाने की बात कही गई है साफ तौर पर। बिल्कुल कही गई है। देखिए, चीफ जस्टिस ने कहा, जब सॉलिसिटर जनरल कह रहे थे कि किताब छपी जरूर, 2 लाख से ऊपर किताबें छपी, लेकिन 32 किताबें ही पहुंची हैं स्कूलों तक, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 32 नहीं, सैकड़ों पहुंची हैं, ऐसा मत कहिए। और इसके अलावा पीडीएफ फॉर्मेट में ये किताब घूम रही है ऑनलाइन, मैंने भी पीडीएफ फॉर्मेट में इसे देखा है और वो जो बातें उसमें लिखी गई हैं उनको मैं यहाँ उद्धृत नहीं करना चाहता हूँ, आदेश में लिखवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो इतनी दुर्भाग्यजनक बातें हैं। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में जब ऑनलाइन उपलब्ध है, कोई भी इसे
पढ़ सकता है, तो क्या मतलब रह जाता आपके ये कहने का कि आप किताब को वापस ले रहे हैं और उसका प्रकाशन रोक रहे हैं। जस्टिस जॉय माल्या बागची जो बेंच के सदस्य थे, 3 जजों की बेंच के दूसरे सदस्य थे, उन्होंने कहा कि आप ये आश्वासन दीजिए कि ये वो ऑनलाइन जहां पर अवेलेबल है उसको भी हटाया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा बिल्कुल, जहां जहां भी जिस वेबसाइट पे ऑनलाइन ये उपलब्ध है, हमारे पास वैधानिक शक्ति है ऐसा करने की और सरकार उसे हटवाएगी। उन वेबसाइट्स को निर्देश देगी कि तुरंत इसे हटा लिया जाए। ये जन सामान्य तक इस बात को आगे प्रसारित नहीं होने दिया जाएगा। निपुण, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब मामले में 11 मार्च को होगी अगली सुनवाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।